मैं इसी कड़ी में राज नेहरू सर से आग्रह करूंगी कि हमारे प्रतिभागी और हमारे कलीग्स छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो समय नष्ट न करते हुए मैं सीधे माइक ओवर करूंगी सर को कि वो अपने मार्गदर्शन से हमें बताएं, इस विषय पर बताएं। थैंक यू सर। राज सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ? हाँ सर। मुझे होस्ट ने डिसेबल कर दिया है, अगर मुझे इनेबल कर दिया जाए तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ सर। हाँ सर, अब आप कर सकते हैं सर। ओके, क्या मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है? हम देख सकते हैं सर प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर चारण साहब, प्रोफेसर चारण साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन रख सकूं, और मुझे विषय भी सेल्फ रिलायंस के संबंध में और फ्यूचर ऑफ वर्क के संबंध में बोलने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय वाइस चांसलर साहब का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर दिया, तथा श्री वायन सिंह साहब जिन्होंने कुछ देर पहले इसकी प्रस्तावना रखी, उनका भी हार्दिक धन्यवाद, और उनको भी एक बार कंग्रेचुलेशंस कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को अटेंड करने वाले यूनिवर्सिटी के बाकी पद अधिकारी गण, प्रोफेसर साहिबान, टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उन सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं कि आप इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इतने अच्छे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूं और आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने जा रहा हूं। ये समय बहुत कठिन भी है, और जब कठिनता सामने होती है तो उन्हीं कठिन परिस्थितियों में संभावनाएं भी बहुत सारी होती हैं। तो किसी ने बहुत सही कहा है, डोंट लेट ए गुड क्राइसिस गो वेस्ट। किसी भी क्राइसिस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, जिसके पीछे का जो भाव है वो ये है कि हर क्राइसिस किसी न किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने लेके आता है, और क्राइसिस के समय में ही अगर आदमी विचार करे तो बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक व्यक्ति को दिख सकती हैं। तो आज जो कि कोविड ने एक बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में फैला रखी है, तो ये कोविड के द्वारा बहुत सारी मैसेजेस भी समाज के बीच में जा रही हैं। इस कोविड के द्वारा बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर आज समाज को फोर्स किया जा रहा है देखने के लिए, सोचने के लिए। और उसी संदर्भ में आज हम लोग जो विषय को देख रहे हैं, जिस डायमेंशन को हम देख रहे हैं, वो सेल्फ रिलायंस है। और इस सेल्फ रिलायंस के माध्यम से आज काम के प्रति, क्योंकि आप सब लोग यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इस क्राइसिस में आपके सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, किस प्रकार की संभावनाएं हैं, किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपको क्या करना चाहिए, उसके विषय में आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, मैं इस शब्द सेल्फ रिलायंस को एक बार आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये सेल्फ रिलायंस का अर्थ क्या है। हम जिसे सेल्फ रिलायंस कहते हैं, वो सेल्फ रिलायंस वास्तव में है क्या। मैंने कल रात से कुछ स्लाइड्स को कंबाइन किया है ताकि मैं आपके समक्ष कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ डेटा रख सकूं। नॉर्मली मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूं, लेकिन क्योंकि डिजिटल मॉडल है और डिजिटल मॉडल में
स्लाइड्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें स्लाइड्स के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल्फ रिलायंस की लगी, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, एक व्यक्तिगत रूप पे जब हम सेल्फ रिलायंस को देखते हैं, तो हम सेल्फ रिलायंस से मतलब ये निकालते हैं कि एक आदमी की क्षमता निर्णय लेने की अपने आप में। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप में अपने आप निर्णय ले सकता है और उस निर्णय में उसकी जो डिपेंडेंस ऑन सेल्फ है वो बहुत ज्यादा है, यानी उसकी जो एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू रिलेट, एबिलिटी टू एक्ट, इन एबिलिटीज को उसने पूर्ण रूप से डेवलप किया है और इसके आधार पर वो अपने व्यक्तिगत, अपने प्रोफेशनल, अपने पर्सनल, अपने सोशल डिसीजंस को ले सकता है। जब हम इस एस्पेक्ट को एक व्यक्ति के अंदर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति एक सेल्फ रिलायंट व्यक्ति है, यानी ये अपने विषय में खुद निर्णय ले सकता है, ये अपने विषय में खुद विचार कर सकता है, ये अपना भला बुरा खुद देख सकता है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सेल्फ रिलायंस का मतलब ये भी नहीं है कि हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये दुनिया इंटरडिपेंडेंस से चलती है। ये दुनिया एक व्यक्ति के अकेले रहने से नहीं चलती। इस दुनिया में एक दूसरे के ऊपर व्यवहारिक रूप से डिपेंड रहना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये एक स्वाभाविक बात है। परंतु इस पूरे प्रोसेस में मैं एज ए इंडिविजुअल उस पूरे प्रोसेस का नियंत्रण अपने हाथ में रखता हूं। जब मैं इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कर सकने में सक्षम हो जाता हूं, तो हम उस व्यक्ति की डेवलपमेंट को सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो अंदर उनके विचार होते हैं, वही व्यवहार में भी उनके विचार झलकते हैं। यानी देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी बिटवीन आप जो सोचते हैं और आप जो करते हैं। आपके करने और आपके सोचने में कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है, यानी आप ट्रू टू योर सेल्फ हैं और आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। आपके ऊपर थिंकिंग लादी नहीं जाती। आप जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे लर्निंग्स को अपने अंदर समाहित करते हैं, लेकिन उन लर्निंग्स के आधार पर आप अपनी एक सोच को डेवलप करते हैं और फिर उसी सोच के आधार पर आप अपनी जजमेंट्स और अपने जीवन में जो आपने विचार किया है, प्लान किया है, उसको परस्यू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो डायमेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक व्यक्तिगत स्तर पर मैं किस प्रकार की सोच रखता हूं और एक कोलैबोरेटिव लेवल पर, सामाजिक स्तर पर मैं किस प्रकार के व्यवहार को डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। मैंने इस सारे डायमेंशन को एक डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस के मॉडल में समाहित किया है। ये आपको डॉक्टर स्टीफन कवी के मॉडल में भी मिलेगा। इस मॉडल में बड़े इंपॉर्टेंट बात जो है कि जीवन 3 फेजेस में से निकलता है किसी भी परिस्थिति। डिपेंडेंस फेज होती है, इंडिपेंडेंस फेज होती है और इंटरडिपेंडेंस फेज होती है। हम जब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डिपेंडेंस अपने पेरेंट्स पे रखते हैं, स्कूल पे रखते हैं, टीचर्स पे रखते हैं, अपने सिबलिंग्स पे रखते हैं, अपने परिवार पे रखते हैं। हमें खाने पीने में, रहने में, पढ़ाई में, हर चीज में किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और जीवन की जो ये यात्रा है डिपेंडेंस से, जब हम इस यात्रा को शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजों का अनुसरण करते करते हम एक इंडिपेंडेंट स्टेज पे आ जाते हैं। जब हम 18-20 साल के युवा हो जाते हैं, आजकल तो बहुत जल्दी हो जाता है इंडिपेंडेंट स्टेज, परंतु
18 साल की उम्र में हम मानते हैं कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, यानी हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास, हमारा विचार, हमारा विजन, हमारा पर्सपेक्टिव वो इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन जीवन की यात्रा इंडिपेंडेंस से समाप्त नहीं होती। जब तक आप समाज के अंदर अपने विचारों को रख सको, उनके प्रति लोगों को आकर्षित कर सको, उस आकर्षण में उनकी सहभागिता दूसरों की ला सको, तब तक आप एक सक्सेसफुल सेल्फ रिलायंट पर्सन नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में व्यक्तिगत कैपेबिलिटीज में, व्यक्तिगत निर्णय के अंदर सामाजिक समावेश होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब आप इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की ओर जाते हैं तो हमें ऐसे विचार प्रस्तुत करने होते हैं समाज में जिसमें हम थिंक विन विन करें, यानी मैं भी और आप भी, जिसमें सिनर्जाइज हो सके, यानी 1 और 1 11 बन जाते हैं, जिसमें एम्पैथी यानी मैं दूसरों को समझूं इससे पहले कि मैं उनको समझाऊं। ये बहुत डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। और आप अगर सक्सेसफुल लोगों को दुनिया में देखोगे, उन्होंने इस इंटरडिपेंडेंस व्यवहार को अपने ब्लड में, अपने डीएनए में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में ढाल दिया होता। और ऐसे व्यक्ति प्रामाणिक रूप से इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी कहलाते हैं। अगर आप कहें कि हु आर द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे ये वो लोग होंगे जिनकी एबिलिटी थिंक विन विन की होगी, जिनकी एबिलिटी सिनर्जाइज की होगी और जिनकी एबिलिटी एम्पैथी की होगी। ये वो लोग होंगे। लेकिन ये वो लोग तब तक नहीं बन सकते जब तक इन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यवहारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की होती, यानी जब तक इन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को क्लैरिटी के साथ माइंड में रखा नहीं होता, यानी बिगिन विद द एंड इन द माइंड। यानी आप अपने जीवन के लक्ष्य में, आपका गोल बड़ा क्लियर है कि आपने जीवन में क्या करना है, और उस गोल की क्लैरिटी के साथ साथ आपको मालूम है मुझे पहला कौन सा काम करना है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटेशन ऑफ वर्क, ये बड़ा स्पष्ट आपके जीवन में है। और बी प्रोएक्टिव का अर्थ है मैं अपने जीवन की जिम्मेवारी सक्सेस और फेलियर की अपने ऊपर लेता हूं। मैं अपने जीवन में कभी भी अपने फेलियर के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा। अब आप देखिए, ये बड़ा अद्भुत विचार है। जब आप प्राइवेट विक्ट्री यानी अपने ऊपर अपने क्वालिटीज को डेवलप करते हैं और फिर कोलैबोरेटिव मॉडल में समाज के साथ, बाकी लोगों के साथ अपनी कोलैबोरेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, आप एक इंटरडिपेंडेंट व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक पूर्ण रूप से सेल्फ रिलायंट व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन इस सेल्फ रिलायंट व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। जीवन में, परिस्थितियों में, व्यवहार, संसार में, संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आज आपने देखा कोविड की त्रासदी आ गई। अब कोविड की त्रासदी में अगर हमने लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनी अडॉप्ट नहीं की होगी, हर परिस्थिति में नई चीजों को सीखना, अगर एडेप्टेबिलिटी हम में नहीं होगी, अगर हमने नए स्किल्स को ग्रहण करने की कला नहीं सीखी होगी, जिसको शार्पनिंग द सॉ भी बोलते हैं, तो हम जीवन के उस सेल्फ रिलायंट कॉन्टिन्यूम में फेल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, जीवन में सेल्फ रिलायंस के ट्रेड्स को अगर आप एस्टैब्लिश करोगे, आप किसी भी परिस्थिति में अनसक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते। और सेल्फ रिलायंस की जो परिभाषा है वो है व्यक्तिगत व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, और उसके बाद लगातार उन व्यवहारों में इंप्रूवमेंट्स लाते रहना, समय समय के साथ लाते रहना, और उस डिपेंडेंट मोड से इंटरडिपेंडेंट मोड की यात्रा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। तो इसलिए सबसे पहले आप ये जाने कि एक इंडिविजुअल की सेल्फ रिलायंस कितने सारे डायमेंशंस के ऊपर, ये 7 डायमेंशंस हैं। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद एन एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट से लेके पब्लिक विक्ट्री में थिंक विन विन, सिनर्जाइज,
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, और उसके बाद शार्पनिंग द सॉ, लगातार अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहना ताकि आपके स्किल्स ऑब्सलीट ना हो जाए। इसलिए सबसे पहले इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस में जाने के लिए और उसके बाद कंप्लीट सेल्फ रिलायंट होने के लिए ये 7 स्किल्स का होना बहुत ही जरूरी है। ये जीवन के मूलभूत आधार है जिससे आप अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में सक्सेसफुल बना के रख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आज भारत के सामने सेल्फ रिलायंट होना, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सेल्फ रिलायंट होना एक छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, लेकिन देश के लिए भी सेल्फ रिलायंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमारे सामने आज भारत के सामने अभी आत्मनिर्भरता के जो 5 लक्ष्य, 5 पिलर्स भारत ने अपने सामने तय किए हैं, वो 5 पिलर्स भी वैसे ही हैं जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखे 7 स्किल्स। जैसे इंडिविजुअल लेवल पर 7 स्किल्स बड़े क्रिटिकल हैं, ऐसे ही नेशन लेवल पर ये 5 पिलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 पिलर्स में और रिफॉर्म्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इन 5 पिलर्स में और इन 5 रिफॉर्म्स में 2 चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन 5 पिलर्स में डेमोग्राफी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ रिलायंस का पिलर है। यानी जो पिछली स्लाइड में हमने देखा, व्यक्ति के स्किल सेट्स फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस, अगर उस डेमोग्राफी में वाइब्रेंट डेमोग्राफी होगी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी का मतलब है अगर केपेबल ह्यूमन रिसोर्स होगा, तो भारत के आत्मनिर्भर बनने में ये एक पिलर भारत के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए व्यक्तिगत स्किल सेट्स और उस व्यक्तिगत स्किल सेट से कलेक्टिव टैलेंट ऑफ द नेशन is most fundamentally important for driving the self-reliance of country. Besides, जो आप बाकी चीज देख रहे हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमी, हमारा डिमांड यूटिलाइजेशन और हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये 4 बाकी पिलर्स हैं। लेकिन इन पिलर्स को ड्राइव करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी है, और वो कैपेबिलिटी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों लेवल्स की कैपेबिलिटी एक डेमोग्राफी को वाइब्रेंट बनाती है। तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल लेवल की कैपेबिलिटी और नेशन लेवल की कैपेबिलिटी फॉर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, दोनों के बीच में कॉमनैलिटीज क्या है, इंडिविजुअल्स ने क्या करना है ताकि वो नेशन के उन 5 ड्राइवर्स में से टैलेंट के ड्राइवर के अंदर अपनी वाइब्रेंसी को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अब हम कोविड के परिस्थिति में आ चुके हैं। कोविड ने ये सारी सिचुएशंस को एकदम उलट पुलट कर दिया है। अगर हम आज की परिस्थिति में देखें, हमारे सारे सेक्टर्स को अगर हम सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं, अगर हम 70% से ज्यादा एरियाज देखें, कौन से एरिया सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो गए हैं, तो हम देखेंगे सप्लाई चेन, प्रोडक्शन और सेल्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट में आ गए हैं। यानी जितने भी जॉब्स, कैरियर्स, अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, जो सेल्स में जुड़े हुए हैं, जो सप्लाई चेन में जुड़े हुए हैं, ये मोस्ट हाईली इंपैक्टेड एरियाज हैं। जो सबसे कम इंपैक्ट एरियाज हैं वो आपके फाइनेंस और आईटी और ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड एरियाज हैं, जहां पे आज जॉब्स इंपैक्ट करेंगी, जहां पे आज बिजनेस इंपैक्ट करेगा, जहां रेवेन्यू इंपैक्ट करेगा, वो आपका सप्लाई चेन, प्रोडक्शन और सेल्स है। अगर आप दुनिया भर के डेटा को उठाएं, मैं पूरी दुनिया के डेटा को उठा रहा था और उसमें देख रहा था कि हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जहां पे हमारे को हाई इंपैक्ट और लोली इंपैक्ट, जो हेल्थ केयर साइड से और जो नॉन हेल्थ केयर साइड से हैं, विभिन्न प्रकार के जॉब रोल्स दुनिया भर में आज देखे जा रहे हैं, जिन जॉब रोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा। ये ग्लोबल लेवल का एक डेटाबेस है, लेकिन मैं अगर ये चार्ट आपको दिखाऊं, ये आपको भारत के स्तर पर एक
परिदृश्य बताएगा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा हमारे जॉब्स के अंदर। जो रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज हैं, जो एविएशन सेक्टर है, जो हमारा रिटेल सेक्टर है, जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, जो हमारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर है, ई कॉमर्स, सिनेमा, एंटरटेनमेंट और टेम्परेरी स्टाफिंग है, बहुत गंभीर रूप से इन क्षेत्रों में इम्पैक्ट आने वाला है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में इम्पैक्ट क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनीज तो बढ़ेंगी, लेकिन प्लेटफॉर्म कंपनीज में भी आज हाइजीन का एक बहुत बड़ा इशू है और स्पेंड का बहुत बड़ा इशू है। अगर स्पेंड कैपेबिलिटीज लोगों की नहीं बढ़ी, जिसके लिए आज 20 लाख करोड़ भारत सरकार ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन अगर स्पेंड कैपेबिलिटीज लोगों की नहीं बढ़ी तो हमारा ऑनलाइन परचेज पावर भी घट जाएगा, जिसके कारण से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो जॉब रोल्स निकलते हैं वो जॉब रोल्स भी बड़े सीवियरली इंपैक्ट होंगे। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो गई है, क्योंकि जो ट्रैवल है दुनिया भर का, जैसे भारत दर्शन के लिए और हर साल मिलियंस ऑफ लोग भारत ट्रैवल करते थे विभिन्न देशों से, और विद इन द कंट्री भी लोग ट्रैवल करते थे, वो एकदम से हॉल्ट पे आ गया है, जिसके कारण से होटल इंडस्ट्री, जिसके कारण से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जिसके कारण से एविएशन इंडस्ट्री एकदम फुल स्टॉप पे आ गई। और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स के ऊपर आज भारत के अंदर इस सेक्टर के अंदर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मेजॉरिटी में देखेंगे, जो हमारे बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलते थे, एमबीए करके निकलते थे या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लेके निकलते थे, मेजॉरिटी जो सेक्टर्स थे जिनको जहां पे उनकी कंजम्पशन होती थी, जहां उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, वो रिटेल सेक्टर था, रियल एस्टेट सेक्टर था, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, एंटरटेनमेंट सेक्टर था, एविएशन सेक्टर था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। ये सबसे बड़े सेक्टर्स थे जहां आज बच्चों के हाईएस्ट अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की होती थी। लेकिन अब इन्हीं सेक्टर्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, हर सेक्टर के अंदर मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। खैर, भारत सरकार इसके ऊपर अभी लगी हुई है, लेकिन हम ये भी समझ लें कि ये प्रोसीजरली समय लेगा। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जिन क्षेत्रों की होगी वो क्षेत्र होंगे जहां पे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज देश के लिए जरूरी हैं, जहां लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल जिनका हाई है, जहां इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी है। ये क्षेत्रों में आप देखेंगे कि शुरुआत जॉब्स की होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन क्षेत्रों में डिमांड कैसी बढ़ती। अगर अपैरल की डिमांड नहीं बढ़ी, अगर फूड प्रोसेसिंग की डिमांड नहीं बढ़ी, अगर मेटल्स और मिनरल्स की डिमांड नहीं बढ़ी, तो इन क्षेत्रों में भी हमें दिक्कत सामने देखने को मिलेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से, भारत की ओर से इन क्षेत्रों के अंदर कंजम्पशन पैटर्न क्या रहता है। उस कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर जो जॉब्स की रिवाइवल होगी वो बेस्ड है। सो कोविड के कारण से जो समस्याएं मैं आपको बताया, जो सेक्टर वाइज हमारे सामने चैलेंजेस आएंगी और जिन सेक्टर्स के अंदर हमारे को दिक्कत आएगी अभी जॉब्स के ग्रो होने में, वो तो एक परिदृश्य है और वो परिदृश्य कुछ समय तक चलेगा जब तक इंडस्ट्री वापस अपने लूप में नहीं आएगी। परंतु जैसे ही इंडस्ट्री वापस अपने लूप में आएगी, आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोविड से पहले भी ऑटोमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर था जॉब्स का। हमारे मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स ऑटोमेट हो रहे थे। अगर आप पिछले 10 वर्षों का डेटा उठा के देखें तो पिछले 10 वर्षों में जो कॉस्ट ऑफ रोबोट्स है, ये ऑलमोस्ट 25 to 35% इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। यानी कॉस्ट ऑफ रोबोट्स जब कम होता जाएगा तो इंडस्ट्री को रोबोटिक्स की ओर जाने के लिए प्रेरणा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑन द अदर साइड कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ वेजेस को रिड्यूस करने के लिए रोबोटिक्स की ओर जाना, ऑटोमेशन की ओर जाना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। और पोस्ट कोविड आप ये समझ लें कि ये पोस्ट कोविड ऑटोमेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और इस ऑटोमेशन के डेटा के आधार पर अगर हम देखें, बहुत सारी स्टडीज जो हमें बताती हैं, करीब करीब 10% जो हमारा वर्कफोर्स होगा नए जॉब्स में डिप्लॉय हो जाएगा। ये जो जॉब्स पहले थी ही नहीं,
जिन जॉब्स की कल्पना, जैसे आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले, 4 साल पहले आप सोचते थे कि टेलर का जॉब किसी बैंक में होगा, या क्लर्क का जॉब किसी बैंक में होगा, या कैशियर का जॉब किसी बैंक में होगा, या मशीनिस्ट का जॉब किसी बैंक में होगा, तो किसी इंडस्ट्री में होगा, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जॉब इंडस्ट्री के अंदर खत्म हो जाएंगे। और as per PwC study, almost 9% of jobs, 10% of jobs will not exist in next 1 year. और करीब 37% जॉब्स ऐसे होंगे जिनका स्किल सेट ही कंप्लीटली चेंज होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे आज माइक्रोसॉफ्ट के एक पुराने वर्जन पे अभी भी कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पे न्यू वर्जन जो 2016, 2017, 2018 के वर्जन हैं, उनके ऊपर आज काम किया जा रहा है। तो अगर पुराने वर्जन पे ही बच्चों ने अपने स्किल सेट्स को डेवलप किया होगा, उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर चैलेंज होगी। अब जो लाइन सिस्टम था पहले, सेल्यूलर सिस्टम जो लाइन फैक्ट्रीज के अंदर चलता था कि एक प्रोसेस का इनपुट दूसरे प्रोसेस के लिए का आउटपुट बनता था, यानी एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बनता था, और सेल कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो आप देखेंगे कि एक प्रोसेस में 4 लोग काम करते थे, दूसरे प्रोसेस में 4 लोग काम करते थे, और इस प्रकार से टोटल फिनिश्ड प्रोडक्ट को निकालने के लिए 15-20 लोग काम करते थे। लेकिन अब ऑटोमेशन ने क्या कर दिया कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस हैव बीन ऑटोमेटेड। अब 15-20 की जगह पे उस पूरे प्रोसेस को 5 लोग करते हैं। लेकिन ये वो 5 लोग वैसे लोग हैं जिनके स्किल्स कंप्लीटली रेडिकली चेंज हो गए। यानी अब वो उसी प्रोसेस के अंदर 4 मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और चारों मशीन्स अपने आप काम कर रही हैं, रोबोटिक्स के कारण से, या एआई के कारण से, या आईओटी के कारण से, जो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके द्वारा। अब पहले इंसान से इंसान की कम्युनिकेशन होती थी। एक सुपरवाइजर दूसरे सुपरवाइजर को बोलता था कि मैंने इतना मटेरियल बना लिया है, तुम्हारी लाइन पे भेज रहा हूं, अब तुम अपनी लाइन से इसको प्रोसेस करके दूसरा इसका फिनिश्ड गुड बनाओ। लेकिन आज मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज में आप देखोगे सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर कम्युनिकेशन खत्म हो गई। अब पिछले 5-8 साल में कंप्यूटर टू कंप्यूटर बात होती थी, यानी मैन टू कंप्यूटर। मैं अपने जगह पे ही अपने सिस्टम के अंदर डेटा इनपुट करता था, और वो ऑटोमेटिकली दूसरे सिस्टम में हाईलाइट होता था, दूसरे सिस्टम में दूसरा सुपरवाइजर उसको देख के उसके हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लेता था। लेकिन इस फेज में वो मैन टू कंप्यूटर भी खत्म हो गया। अब कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है। यानी अगर मेरी मशीन आज कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो इतनी ऑटोमेट हो गई है कि वो ऑटोमेटिकली, जिसको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली मैसेज कम्युनिकेट कर देती है दूसरी मशीन को, और दूसरी मशीन ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को शुरू कर देती है। यानी जो मैन का इंटरवेंशन था, जो ह्यूमन इंटरवेंशन था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। Now, where will the role of humans have changed? The humans' role have changed to the level that now humans are managing these processes. वो algorithms लगा रहे हैं, वो उसके पीछे उसका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो नया स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये जो 37% जॉब्स हैं, इन 37% जॉब्स में स्किल सेट्स रेडिकली चेंज हो गए। यानी जिन स्किल सेट्स के आधार पर आप पीछे सक्सेसफुल थे, वो स्किल सेट्स कंप्लीटली खत्म हो गए और नए स्किल सेट्स ने उनको रिप्लेस कर दिया। तो ये जो करीब 50% जॉब्स हमारे देश में अगले 2-4-5 साल में जो बदलाव अब आ रहा है, और जो बदलाव आएगा, उसमें इंजीनियर्स के ऊपर, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। क्योंकि अगर ये वो लोग वो स्किल सेट लेके इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, तो उनकी जो डिमांड है इंडस्ट्री में नहीं होगी, इंडस्ट्री उनको प्रेफर नहीं करेगी। और जिन सेक्टर्स के अंदर ये इंपैक्ट आ रहा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। सो इसलिए आप जो बच्चे आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि आपने जो इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करते ही आपके सामने जॉब्स खड़ी हो जाएंगी। ये अब समय के साथ ये थॉट प्रोसेस ही बदल गया है। आज इंजीनियरिंग करके निकले, या एमबीए करके निकले, या कोई कोर्स करके निकले, अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल सेट नहीं है,
जो डिफरेंशिएट करता है आपकी क्वालिफिकेशन को परफॉर्मेंस के साथ। आपको बहुत डिफिकल्ट होगा एक जॉब को गेन करने के लिए। सो इसलिए आप ये समझ लें कि जैसे कुछ वर्ष पहले कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता था, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता था, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करता था, तो डोमेन स्पेसिफिक जॉब रोल्स अवेलेबल होते थे। यानी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कर ली तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉब रोल्स अवेलेबल हैं। लेकिन आज समस्या ऐसी हो गई है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ये कंबाइन करके एक जॉब रोल बन गया है। यानी आज जिस मशीन को पहले मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल चीजों को ठीक करता था, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल चीजों को ठीक करता था, आज वो समस्या खत्म हो गई है। आज एक नई समस्या खड़ी हो गई है। आज मशीन जिस प्रकार की बन रही है, जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आ गई है, उसमें ऐसे लोग चाहिए जिसको कंप्यूटर भी मालूम हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मालूम हो, जिसको इलेक्ट्रिकल भी मालूम हो और जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मालूम हो। और नया नया जो सेक्टर खड़ा हो गया उसे मैकेट्रॉनिक्स सेक्टर बोलते हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, ये चारों के समावेश में नई टेक्नोलॉजी को संभालने वाले इंजीनियर्स चाहिए। तो इसलिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको अपने एरिया में ये देखना चाहिए कि इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी ने रिप्लेसमेंट ली है और उस रिप्लेसमेंट में मुझे कौन से स्किल सेट्स को हासिल करना चाहिए, ताकि इससे पहले कि मैं जॉब मार्केट में जाऊं वो स्किल सेट मेरे क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ गया हो। केवल बीटेक और बीई या एमबीए मुझे इसमें जॉब लेने में सहयोगी नहीं होगा, और अगर होगा भी कहीं पे वो सस्टेनेबिलिटी का जॉब नहीं होगा। आप देखेंगे बहुत सारे बीटेक बीईज जॉब करते हैं, लेकिन जो उनका जो सैलरी पैकेजेस होती हैं, जो उनका क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, जो डिलीवरेबल्स होते हैं, वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं होते, बड़े ट्रांजैक्शनल डिलीवरेबल्स होते हैं। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशनल डिलीवरेबल्स की एक्सपेक्टेशन है तो आपको आज की डेट में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और प्रिपेयर कैसे करें? 3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट इंजीनियर या एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। और उस कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल का मतलब है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। ये 3 बहुत ही क्रूशियल हैं। और जिस प्रकार से इंडस्ट्री अभी बदल रही है, जिस प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर बदलाव आ रहा है, अगर आपने अपने उस एरिया को पिक नहीं किया जो आप अपने क्वालिफिकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री की डिमांड से अलाइंड है, आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती हैं। और ये कुछ 4.0 क्षेत्र में जहां आज इंडस्ट्री अपने आप को चेंज कर रही है। अभी हम देख रहे हैं ऑटोनॉमस रोबोट्स आज इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं। ये ऑटोनॉमस रोबोट्स अपने आप सारा काम करते हैं। जो काम मैंने आपको पहले ही बताया, जो काम 50-50, 20-20 लोग करते थे पहले, आज ये ऑटोनॉमस रोबोट्स ये काम करते हैं। अब ऑटोनॉमस रोबोट्स को मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उनके एल्गोरिथम्स बनाना, उनकी प्रोग्रामिंग करना, ये आज बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यही नहीं, अब ऑटोनॉमस रोबोट्स के साथ साथ कोबोट्स भी आने लगे हैं, जो मैनेजर्स के साथ शॉप फ्लोर के ऊपर काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं अपने क्वालिफिकेशन के इर्द गिर्द जो ये नई टेक्नोलॉजी के स्किल सेट्स उभर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड है, इमर्सिव टेक्नोलॉजीज है, बिग डेटा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे क्वालिफिकेशंस के अराउंड मैं किस क्षेत्र में जाऊंगा और उस क्षेत्र में किस प्रकार की 4.0 टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से किस कोर्स को मैं पकड़ूं और अपने क्वालिफिकेशन के साथ उस सर्टिफिकेशन को जोड़ूं। ये बहुत जरूरी है। और अगर आप ये नहीं करेंगे, इट कैन क्रिएट मोर ट्रबल्स फॉर यू इन द कमिंग डेज। अगर आप ये एक स्लाइड मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है कि किस प्रकार के स्किल सेट्स आपको आज हासिल करने की जरूरत है।
और ये आईटी रिलेटेड हैं, ये टेक्निकल स्किल्स हैं, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हैं, और इन सारे स्किल सेट्स को आपको मैप करना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उस क्षेत्र में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आज हम आईटी की ओर जा रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, आईओटी, मशीन लर्निंग, ये बहुत ही हाई एंड एरियाज हैं जहां आज इन स्किल सेट्स के बगैर आज एक प्रोफेशनल की सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे ही जब आप मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे तो मशीन की कोडिंग करना, रोबोट्स की प्रोग्रामिंग करना और फैक्ट्रीज के अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को समझना, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को कैसे नहीं करना और वैल्यू एडिड एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनालिटिकल ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या मैं एज ए इंजीनियर एनालिटिक्स को कर पाता हूं? और ये एनालिटिक्स मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जितने बच्चे आज कॉल पे हैं, जो बेसिक डिजिटल एनालिटिक्स है, हर एक बच्चा जान ले। आप बेसिक डिजिटल एनालिटिक्स को लेके अगर इंडस्ट्री में जा नहीं रहे हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। इसलिए बेसिक एनालिटिक्स को हर एक स्टूडेंट समझे और कैसे उसको करना है। जैसे बेसिक एनालिटिक्स में आज एक्सेल है फॉर एग्जाम्पल, या एक्सेस है। ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं होना चाहिए जिसे बेसिक एक्सेल और एक्सेस नहीं आता हो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। और ये शुरुआत है डेटा एनालिटिक्स की ओर। मैं बिग डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल एनालिटिक्स, क्योंकि आने वाला समय किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी क्षेत्र का इंजीनियर हो, डेटा एनालिटिक्स के बगैर, डिजिटल एनालिटिक्स के बगैर वो अपने कैरियर को सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी के बाहर, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडिशनल ये कोर्सेज करने चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज नहीं है तो आपको ढूंढना चाहिए कि ये कोर्सेज कहां से मिल सकते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन मिल जाते हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज सेक्टर स्किल काउंसिल्स कराते हैं। आपके राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट स्किल मिशन होगा, वो ये कोर्सेज फ्री कराते हैं। या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनका ऑटोमेशन सेक्टर स्किल काउंसिल है, ऑटोमोटिव सेक्टर स्किल काउंसिल है। यू कैन रीच आउट टू देम थ्रू योर डिजिटल प्लेटफॉर्म और चूज करें कि मुझे ये कोर्स करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप आज अपनी क्वालिफिकेशन का एक डिफरेंशिएटर क्रिएट नहीं करेंगे बच्चों, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आने वाले समय में। आप अपने आप को एक एज के साथ इंडस्ट्री के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और ये जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर ही जाना, आप अपने स्वरोजगार में भी अगर एक एडिशनल स्किल सेट को इंटीग्रेट नहीं करोगे अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू बिकम सक्सेसफुल। सो जहां तक रहा जो मैंने टेक्निकल स्किल्स की बात की, नॉलेज की बात की, ये नॉलेज और स्किल बहुत जरूरी है। लेकिन स्किल कैसे करोगे आप? जब आप ये सर्टिफिकेशंस इंडस्ट्री से लोगे, जब आप ये सर्टिफिकेशंस हासिल करोगे, आपको कहीं ना कहीं पे इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग अप्रेंटिसशिप को या इंटर्नशिप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। मैं आपको हजारों ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जो जीवन में सफल प्रोफेशनल्स बने हैं, सीईओज बने हैं, सीएफओज बने हैं, सीएचआरओज बने हैं, सीटीओज बने हैं, और उनके जीवन की शुरुआत एक अच्छे अप्रेंटिसशिप से हुई। इसलिए बच्चों, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा, आपके सेमेस्टर में या सेमेस्टर के बाद या आपके एंड सेमेस्टर में, एंड टर्म में अगर आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलता है, आपको 100% मन से अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए और अपने अप्रेंटिसशिप पीरियड के दौरान कोई स्पेसिफिक जॉब रोल के अंदर अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। और इसी प्रोसेस में आपको किसी मेंटर को भी पिक करना चाहिए। मेंटर आज बहुत आसान है, लिंक्डइन पे आप जाइए, हजारों प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। आप अपने उस साल के, उस सेमेस्टर के कोर एरिया को जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं थ्रू अप्रेंटिसशिप, आप उस क्षेत्र के किसी अच्छे प्रोफेशनल को अपना मेंटर बनाइए। सो मेंटरिंग एंड अप्रेंटिसशिप,
They are two important aspects if you really want to take your knowledge to skills. So knowledge gain करने के लिए सर्टिफिकेशन लीजिए, स्किल गेन करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप और मेंटोरिंग, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैंने तीसरी बात कही, वो मैंने कही एटीट्यूड की। एटीट्यूड में भी बहुत सारे स्किल सेट्स, एटीट्यूड बड़ा वेग नहीं है। आज इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों की डिमांड है जिन लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और मल्टीटास्किंग। हमारे में बहुत लोग क्या है, घबरा जाते हैं, जैसे एक काम कर रहे होते हैं दूसरा काम सामने आता है तो हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन आपको बच्चों में बताऊं, इंडस्ट्री में जिन व्यक्तियों में मल्टीटास्किंग के स्किल्स डेवलप हो गए होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज डेवलप हो गई होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिनके अंदर डेवलप हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। क्योंकि आज हमारे ईगोज हम लोगों को एक दूसरे से लड़वाते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल वो है जो मैंने आपको शुरुआत के स्लाइड में दिखाया कि पब्लिक विक्ट्री, इंटरडिपेंडेंस, इंटरपर्सनल स्किल से ही आते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब है आप एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन करते हो, यानी दूसरे को सुन के आप कुछ बोलते हो। हमारी आदत क्या है, पहले हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन का एक डायमेंशन ये भी है कि पहले दूसरे की सुने, समझें और फिर बोलें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक कंपैरेटिव चार्ट दिखाना चाहूंगा 2015 में कौन से टॉप स्किल्स थे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखती थी, और 2020 में कौन से टॉप क्रिटिकल स्किल्स हैं जो एक प्रोफेशनल को आज चाहिए। आप अगर देखेंगे इस चार्ट में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंटिन्यूइंग टू बी ऑन द टॉप। और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब केवल प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। आज ऑर्गेनाइजेशंस में उन लोगों की वाहवाही हो रही है, उन लोगों की डिमांड है जो ऑर्गेनाइजेशंस को बता सकते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या आ सकती है, क्या आने वाली है। प्रिडिक्टिव थिंकिंग। और इसी प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग, किसी विषय के डेप्थ में जाना, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेप्थ में जाना। क्रिएटिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा और पांचवा, पीपल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज दुनिया में आपको इनोवेटिव होने के साथ साथ, क्रिएटिव होने के साथ साथ लोगों के थ्रू उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करवाना है। तो अगर पीपल मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन विद अदर्स नहीं होगी तो आपकी क्रिएटिविटी फेल हो सकती है। आपको आइडिएट करने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, हम आइडिएट नहीं कर पाते। वो आइडिएट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने पढ़ाई के दौरान कभी भी रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया होता है, हमने कॉपीड प्रोजेक्ट्स किए होते हैं। इसलिए बच्चों, जब आपको मौका मिले, कोई भी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको खुद करें और खुद माइंड के अंदर क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्यूबेट करें। जो बच्चे ये 2020 के जो टॉप स्किल्स दिखाए गए हैं, अगर इन स्किल्स को डेवलप करना सीखें, अगर इन स्किल्स के प्रति अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं, अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं, तो आप एक बहुत ही आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट प्रोफेशनल बन सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। ये मैंने कुछ 8 बिंदु सामने रखे हैं, आपसे मैं पूछता हूं, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर आज आपको अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं सेल्फ रिलायंट हूं, नीचे एक स्केल दिया हुआ है 1 to 5। 1 इज लो, 5 इज हाई, वेरी हाई। अगर कोई आपसे पूछे और आप अपने आप से पूछें कि मैं वो हूं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है या जिसके ऊपर कोई विश्वास करेगा, आप अपने आप को रेटिंग क्या देंगे? क्या लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं? दूसरा सवाल, आई कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम माई सेल्फ। मैं कोई भी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूं। और इसी प्रकार से अगर आप ये देखेंगे, ये 8 बिंदु हैं। अगर आप इन 8 बिंदुओं, हर बिंदु के ऊपर गहरा विचार करें और विचार करके अपनी रैंकिंग करें, स्कोर दें,
तो आपको पता लगेगा कि आप कितने सेल्फ रिलायंट हैं, और इसके आधार पर आपको कौन सी लर्निंग, कौन से स्किल, कौन सी क्वालिफिकेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अंत में बच्चों, मैं आप लोगों को जो कहना चाहूंगा वो ये है कि आप इस महामारी के समय, अपनी पढ़ाई के समय, महामारी तो खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, और फिर व्यवस्था वापस पटरी पे आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए कि आप अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में क्या करने वाले हैं। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं और साल भर विद्यार्थी रहेंगे, 2 साल विद्यार्थी रहेंगे, आप अपने 1 साल का मिशन स्टेटमेंट बनाएं, और उस मिशन स्टेटमेंट में अपनी एस्पिरेशंस, अपने चैलेंजेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने एस्पिरेशंस सबका समावेश बनाएं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मैं इस वर्ष में इन 4 चीजों को डेवलप करूंगा, चाहे वो सर्टिफिकेशन है, चाहे वो मेंटोरिंग है, चाहे वो लाइफ स्किल्स हैं। और बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इन एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना काम करेंगे, अगर आप इन ड्राइवर्स को डेवलप करेंगे, अगर आप अपनी पर्सनल विजन स्टेटमेंट को क्लियर रखेंगे, मुझे लगता है कि ये आपके सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, और आप जीवन में आगे निकलेंगे और आपको कभी दिक्कत। तो इसी के साथ मुझे लगता है मैंने अपना समय थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, ये सेशन हम सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेशनल रहा। जैसे आपने बताया, नॉट लेट द क्राइसिस गो, कि हमें इस दौर को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है, और हमारे छात्र छात्राओं को जिस तरीके से आपने गाइड किया कि किस तरीके से इंडस्ट्री और हमारे जो स्किल्स हैं उनके गैप को हमें कवर अप करना है,